वेलकम टू ऑल टू नितिन्स क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो ये हमारे सामने मेरा नाम निखिल। निखिल हैं, क्लास 12th में अभी अपीयर करेंगे एग्जामिनेशन में, मार्च अप्रैल में, अकाउंटेंसी का कवर 31 मार्च। 31 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर है। इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइन किया है। तो मेरा फोकस निखिल को समझाने पे होगा। उम्मीद करूँगा कि आप पूरे इंटरेस्ट से इसको सुनेंगे। जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अगर ये वाला कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि 90% आपका रिटायरमेंट और 90% आपका डेथ ख़त्म है। ये मेरा अंदाज़ा है, 90% मे बी मोर और लेस, मगर काफ़ी हद तक आज के लेक्चर को सुनने के बाद आपका मान के चलिए कि आपका काफ़ी हद तक रिटायरमेंट और डेथ वो भी कंप्लीट ही माना जाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी है। वो जो 10% का चेंजेस है फिर सिर्फ वही एक प्रॉब्लम रह जाएगा, बाकी 90% कॉमन है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में। उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आई एम होपिंग आप इंटरेस्ट से सुनेंगे और हमारी कुछ अगर कुछ कमियां होंगी तो हमारे नोटिस में ज़रूर लाएंगे, ताकि अगली वीडियो में हम उनको दूर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो निखिल जी, कितना है, बड़ा सिंपल। मैंने जैसे अभी बोला कि अगर ये वाला आज वाला आप समझ लेते हो तो समझ लो कि 90% रिटायरमेंट ख़त्म हो गया और 90% आपका डेथ भी ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉमन है सारा। ठीक है। तो अब ये जो आपका एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है, एक्चुअली इसको कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। राइट। आपने पहला जो चैप्टर किया था वो था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट थे। 5 नंबर का चैप्टर है, बट कंटेंट बहुत हैवी है और अच्छा है। ठीक है। वो अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक। तो वही मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग सीखते हैं, लाइक हम यहाँ पे देखेंगे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, वो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। कुछ देर के बाद मिस्टर सी उनसे कहता है कि मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहता हूँ। ठीक है। अगर वो मान जाते हैं तो उसको कहा जाता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्लियर? ठीक है। तो हमने ये समझने की कोशिश करनी है, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि जब भी अकाउंटिंग आपने करनी है, अब हम ये देख रहे हैं कि जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है उस टाइम पे एक अकाउंटेंट की क्या ड्यूटी होती है, या अकाउंटेंट जो भी लेन देन उस टाइम पे होता है जब किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो अकाउंटेंट किस टाइप की या कौन कौन सी एंट्रीज बनाता है, कौन कौन से अकाउंट उसको बनाने पड़ते हैं उस टाइम पे। राइट। राइट। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका तो आपको पता है, ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। ठीक है। और पार्टनरशिप में तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। पर पार्टनरशिप में मैंने आपको बोला ही हुआ है कि आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑलरेडी गिवन होता है। राइट। उस प्रोसेस से हम बच जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने फंडामेंटल्स पढ़े, अब आगे हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पे। ठीक। तो अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को समझने से पहले एक चीज समझिए, इसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। रिकंस्टिट्यूट करना पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में उसको, राइट, रिकंस्टिट्यूट, रीफ्रेम कह लो आप। क्लियर? कुछ बदलाव लेके आना, जो पहले से पार्टनरशिप एग्रीमेंट चला आ रहा है उसमें कोई चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? अब ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे कैसे हो सकती है, एक इसका बड़ा सिंपल सा रीजन हो सकता है कि जैसे दो पार्टनर हैं, सपोज ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है से, राइट। कुछ साल के बाद, ठीक, वो डिसाइड करते हैं कि यार अब जैसे ही नया साल शुरू होगा हम आपस में जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटेंगे। यानी हमारी अब जो नया साल जब स्टार्ट होगा तब से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, 1:1। पहले कितनी थी, 3:2। तो पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज हो गया, ये भी एक रिकंस्टिट्यूशन है। क्लियर? दूसरा रिकंस्टिट्यूशन किस तरीके से हो सकता है कि दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और वो किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट पहले दो लोगों के बीच में बढ़ता था अब किस में बटेगा, अब वो 3 पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो ये भी इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ गया? एक वो तरीका हो सकता है कि व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम, वो भी रिकंस्टिट्यूशन है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये भी रिकंस्टिट्यूशन है। रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर या डेथ ऑफ एन ओल्ड पार्टनर, वो भी क्या है,
रिकंस्टिट्यूशन ऑफ Reconstitution. पार्टनरशिप है, पता चल गया? हम्म। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन तरीकों से हो सकती है। सभी को रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही कहते हैं, सिर्फ तरीके बदल जाते हैं, कारण बदल जाते हैं। क्लियर? इसीलिए मैंने पहले बोला जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, चाहे वो एडमिशन के टाइम हो, चाहे वो पार्टनर्स आपस में रेशो चेंज करें, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई भी रीजन रिकंस्टिट्यूशन का होगा, तो उसमें मैंने पहले बोला था 90% जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 90% प्रोसेस जो अब आप सीखोगे कि जो है जब रिकंस्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे एज एन अकाउंटेंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पार्टनर्स हैं वो कौन है, ऑपोजिट एंटिटी। क्लियर? ठीक है, तो उस एंगल से अपने आप को अकाउंटेंट मान के क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या क्या करना होता है, किस किस तरीके की जर्नल एंट्रीज या कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होता है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो। क्लियर है? ठीक है, तो अब फिर है ना, एज एन अकाउंटेंट आपकी पोजीशन पता चल गई कि आप अकाउंटेंट हो, फर्म के अकाउंटेंट हो, और जो पार्टनर्स हैं ए और बी वो ऑपोजिट एंटिटी हैं। क्लियर? ठीक है, अब उस एंगल से आप सोचना शुरू करोगे कि यार जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तो फिर क्या किया जाएगा। एक तो सबसे पहले आपको जो पिछले साल की कंप्लीटेड बैलेंस शीट होगी वो गिवन होगी। क्या दिया होगा? पहली चीज आपको बैलेंस शीट इज गिवन। ठीक है, जो ए और बी की पुरानी जो पार्टनरशिप फर्म थी उसकी जो अभी जो साल क्लोज हुआ है ना, एंड ऑफ द ईयर आपको बैलेंस शीट दी होगी, एक ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो अकाउंटेंट का सबसे पहला काम क्या होता है कि जो बैलेंस शीट दी होती है उस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज दिए होंगे, सबसे पहले अकाउंटेंट उसको रीवैल्यू करेगा। क्या करेगा? रीवैल्यू। पुरानी बैलेंस शीट में या जो बैलेंस शीट गिवन होगी उस बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज दिए होंगे, तो सबसे पहले जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो अकाउंटेंट का पहला ही काम होगा कि वो पुरानी बैलेंस शीट को क्या करेगा, रीवैल्यू करेगा। क्लियर? जब भी वो पुरानी बैलेंस शीट को रीवैल्यू करेगा, है ना, तो हो सकता है कुछ एसेट्स हो, है ना, उनको रीवैल्यू जब वो करेगा कभी फायदा उसको देखने को मिलेगा, कभी नुकसान। लाइक किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, कोई एसेट है लाइक फर्नीचर, पिछली बैलेंस शीट में 1 लाख दिया हुआ है और किसी इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो बताते हैं कि दिस फर्नीचर इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख था, अब उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया कि फर्नीचर की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है 20%, यानी 20,000 रुपये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो क्या हुआ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, फायदा, एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये एक फायदा हुआ। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मशीनरी, पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू 1 लाख है, एक नीचे उन्होंने बोला हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, राइट? ठीक है, अब डेप्रिसिएशन मतलब कम होना, अब एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ऐसे ही लाइबिलिटीज के साथ भी कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बिजनेस को नुकसान बढ़ जाएगा, और जब कोई लाइबिलिटी पुरानी से क्या हो जाएगी, कम होगी, तो बिजनेस को फायदा होगा विदाउट पेमेंट, कि भाई लाइबिलिटी तो कम हो रही है पर पेमेंट कोई नहीं करनी पड़ रही, ये फायदे वाली बात होगी। इसी तरीके से जो भी पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए होंगे उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देख के आपको पता चलेगा कि किस एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कब फायदा हो रहा है और कब नुकसान हो रहा है। होगा कि नहीं होगा? जब भी कभी रीवैल्यूएशन होगा पुरानी बैलेंस शीट का, डेफिनेटली कब होगा, जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, चाहे वो आपस में रेशियो चेंज करें, या एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो, या रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ ए पार्टनर हो। अकाउंटेंट का पहला काम ही क्या होगा, पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज जो दी होंगी उनको क्या करना है, रीवैल्यू करना है। क्लियर है? उस रीवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया कभी फायदा भी देखने को मिल सकता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी नुकसान। तो डेफिनेटली एक नया काम वो कर रहा है जो पहले नहीं करता था अभी तक। फंडामेंटल में आपने रीवैल्यूएशन नहीं किया था क्योंकि होता ही नहीं था। तो जब भी कभी अकाउंटेंट रीवैल्यूएशन करेगा तो डेफिनेटली उसके प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए उसको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे क्या कहा जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होगा तो आपका पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, कौन सा अकाउंट है ये, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट।
और जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है उसके रूल में नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम से प्रॉफिट इनकम्स एंड गेन्स प्रॉफिट, राइट? तो इसका मतलब अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है तो डेफिनेटली डेबिट में क्या होगा? लॉसेस। क्या होगा? लॉसेस। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेफिनेटली डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होगा? रीवैल्यूएशन के टाइम जब भी कभी नुकसान महसूस होगा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट वाली साइड में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? ठीक है। और जब भी कभी फायदा महसूस होगा रीवैल्यूएशन में, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटी हो, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट। क्रेडिट वाली साइड। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या होगा? लॉसेज ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, एंड क्रेडिट में गेन्स ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। क्लियर? अब मुझे बताइए, जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी उसमें लॉसेस होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण लिख लेते हैं, पहला, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। सही बोल रहा हूं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। कोई भी एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है। एक टाइम पे नहीं हो सकता, अगर बेच दिया तो नुकसान नहीं है। आपने बिजनेस ने कोई एसेट बेच दिया और पैसे ले लिए तो क्या वो नुकसान है? मतलब आपके बिजनेस ने कोई एसेट था, वो बेचा और पैसे ले लिए, तो वो नुकसान है क्या? नहीं। वो तो आपको वैल्यू मिल गई ना, जितनी वैल्यू की चीज आपने दी उतनी वैल्यू आपको मिल गई, कैश मिल गया, तो वो काहे का नुकसान है? तो नुकसान कब होगा? जब एसेट की वैल्यू कम तो हो रही है, ठीक है, बट उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा, तो फिर लॉस है यार। क्लियर है? तो इसका मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है। और नुकसान कब होगा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लाइबिलिटी। सही है। कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, वो नुकसान है। क्लियर? और एक और चीज आप लिख सकते हो, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पुरानी बैलेंस शीट में उस नाम से कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक नई लाइबिलिटी अगर क्रिएट हो जाए जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, और ये हो कब रहा है? जब कंस्टिट्यूशन हो रहा है, यानी जब अकाउंटेंट रीवैल्यूएशन कर रहा है उस टाइम पे उसको पता चल रहा है पहली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं थी, बट अब एडिशनल इंफॉर्मेशन से कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो भी क्या माना जाएगा? नुकसान। यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होगा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हो रही होगी, रिकॉर्ड नहीं क्रिएट हो रही है, तो वो एक नुकसान माना जाएगा एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। क्लियर है? ठीक है। फायदा कब होगा? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। वेरी गुड। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। क्लियर? और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए लाइबिलिटी, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, राइट? पुरानी बैलेंस शीट में वो एसेट नहीं है, बट रीवैल्यूएशन जब किया उस टाइम पे कोई एसेट क्रिएट हो गया विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, वो क्या माना जाएगा? फायदा माना जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। पता चल गया कैसे बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो इसका मतलब इट्स लॉस। क्लियर? यानी जब भी कभी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करो, जर्नलाइजिंग में मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर, लाइक एक बैलेंस शीट है आपके पास पुरानी, दैट इज गिवन बैलेंस शीट, उसमें आपकी फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 1 लाख। क्लियर? और उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोला हुआ है फर्नीचर इज
टू बी appreciated by 20%. क्लियर? अब फर्नीचर क्या हो रहा है? एप्रिशिएट हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब आपको एज एन अकाउंटेंट समझ आ गया कि हुआ क्या। जब रीवैल्यूएशन किया तो फर्नीचर जो पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख का शो हो रहा था, हर एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो फर्नीचर अगर पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख का दिख रहा है तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? फर्नीचर का डेबिट बैलेंस बुक में ऑलरेडी कितना है? 1 लाख। अब वो कहते हैं, आपने एज एन अकाउंटेंट महसूस किया कि रीवैल्यूएशन के टाइम इस फर्नीचर की वैल्यू 20,000 रुपए बढ़ रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अकाउंटेंट जो भी करता है सबसे पहला काम क्या करता है? जर्नलाइजिंग। पहला काम क्या करता है? जर्नलाइजिंग, है ना। अब उसको पता चल गया, इसका इफेक्ट दिखाना है, जो मुझे समझ में आया है उसको मैंने रिकॉर्ड करना है। क्या समझ में आया उसको? एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो, है ना। अब मुझे बताओ, एक चीज पहले से 1 लाख रुपए की डेबिट है, अगर उसको और वैल्यू बढ़ानी हो तो क्या करना पड़ेगा? और डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 20,000। 1 लाख का 20%। अब ध्यान दो, आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया तो एक चीज हो गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ गई, पर अकेले डेबिट करने से कुछ होगा? साथ में कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा ना। जनरलाइजिंग का तो मतलब होता है, डबल एंट्री सिस्टम में यही होता है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। अब फर्नीचर को आपने डेबिट किया, वो तो ठीक हुआ क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और हमने उसको वो दिखाने के लिए, बढ़ा के दिखाने के लिए फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट किया 20,000। क्लियर? अब क्या पेमेंट दी कोई? अगर आप पेमेंट दे देते टू कैश या टू बैंक करते तो क्या कोई फायदा होता? भाई फर्नीचर बढ़ा पेमेंट देके, तो वो कोई फायदे वाली बात हुई ना। अब फर्नीचर बढ़ रहा है बट पेमेंट नहीं करनी पड़ी, ये तो फायदा है यार। एसेट की वैल्यू बढ़ी विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट, ये क्या है? ये फायदा है। कोई भी फायदे को क्या करते हैं? क्रेडिट। इस फायदे को कहां क्रेडिट करना है? जब रीवैल्यूएशन के टाइम कोई एसेट की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए तो कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब जब आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया और पेमेंट कोई नहीं करनी पड़ी, ये फायदा हुआ, तो कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ पे? रीवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसको पोस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और रीजन क्या लिख देंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। क्या? बाय फर्नीचर अकाउंट। क्लियर? ये 20,000 यहाँ पे फायदा हो जाएगा, ठीक है। एक ये तो इसका एक इफेक्ट हुआ। आपने देखो ना, जब पोस्टिंग करेंगे तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में तो पोस्ट कर दिया, अभी फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंट्री में तो कर दिया, क्या इसका इफेक्ट दिखाया आपने? नहीं ना। तो जब आप दोबारा एक बैलेंस शीट बनाओगे जिसको बोलेंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट, कौन सी बैलेंस शीट? रिवाइज्ड। एक काम तो मैंने आपको बोला, अकाउंटेंट क्या करेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा, वो तो मैंने आपको समझाया, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद फिर वो क्या बनाएगा? बैलेंस शीट को दोबारा बनाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। क्या बनाएगा? रिवाइज्ड। और डेफिनेटली रिवाइज्ड बैलेंस शीट में तो वही दिखाएगा ना, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज। क्या दिखाएगा? एसेट्स और लाइबिलिटीज ही दिखाएगा, ठीक। अब फर्नीचर गायब हो गया क्या? नहीं, पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख का था, अब नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें कितना शो हो जाएगा? 1,20,000। कितना? 1,20,000। वाई? क्योंकि 1 लाख का तो पहले ही डेबिट था और अभी हमने एंट्री में 20,000 और डेबिट किया, है ना। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000। तो नई बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिखाया जाएगा वो 1,20,000 दिखाया जाएगा। हो गया। अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया एज एन अकाउंटेंट, जर्नलाइजिंग भी कर दी और उसकी लेजर पोस्टिंग भी कर दी, साथ साथ आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनना शुरू हो गया। क्लियर? समझ आ गई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पुरानी बैलेंस शीट पे फर्नीचर आपको बताया था, वहीं एक ले लेते हैं कि मशीनरी। क्या दिया हुआ है? मशीनरी आपको पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है 2 लाख। कितनी दी है? 2 लाख। क्लियर? और नीचे उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड। कितना? डेप्रिशिएटेड बाय 20%। क्लियर? अब एज एन अकाउंटेंट सबसे पहला काम क्या करोगे? जर्नलाइजिंग, राइट। अब देख, पहले समझेंगे क्या हुआ। वहां बोल रहे हैं मशीनरी पुरानी बैलेंस शीट में 2 लाख की, है ना, यानी
मशीनरी अगर 2 लाख की दिख रही है तो इसका मतलब है कि मशीनरी अकाउंट का बुक में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कितना है, 2 लाख। 2 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने देखा वो कहते हैं मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो मतलब डेप्रिशिएशन मतलब कम होगा, डेप्रिशिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। क्लियर। अब इसको जब अफेक्ट दिखाएंगे, इस अफेक्ट को जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे, आपको पता है एसेट की वैल्यू कम करनी, राइट। अगर इसका अफेक्ट दिखाना है तो एसेट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी पहले। अब एसेट की वैल्यू कम कैसे करोगे, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो कम करना है तो क्रेडिट करोगे, तो यहां पे आप करोगे टू मशीनरी अकाउंट। क्या करोगे, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, कितना, 20%। 20% में 2 लाख का 20% 40,000 हो गया, तो टू मशीनरी अकाउंट 40 हो गया। अच्छा, मशीनरी कम हो रही है, मशीनरी क्रेडिट हो रही है, तो डेबिट क्या कैश हो रहा है, क्या जो मशीनरी कम हो रही है या जिसको हम कहते हैं व्हाट गोज आउट, मशीनरी बाहर जा रही है या वैल्यू कम हो रही है, क्या उसके बदले में पैसे मिले, नहीं, बेचा नहीं है, रीवैल्यूएशन में पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब वैल्यू तो कम हो रही है बट मिल कुछ नहीं रहा उसके बदले में। यार ये तो लॉस है, क्या लॉस। एज एन अकाउंटेंट फील आएगी ना कि एक एसेट की वैल्यू कम हो रही है बट उसके बदले में मिल कुछ नहीं रहा, तो क्या हुआ, इट्स अ लॉस, है ना। कब हो रहा है, रीवैल्यूएशन करने के टाइम पे। उस लॉस को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो आप करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू मशीनरी। क्लियर। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, एंट्री में हमने देखा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो रीवैल्यूएशन के हम डेबिट में डाल देंगे 40,000 और लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। एक अफेक्ट हो गया, पोस्टिंग एक ही की ना अभी रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, सॉरी रिवैल्यूएशन को डेबिट किया 40, वो दिखाया, अभी दूसरा तो पोस्ट किया ही नहीं है। तो जब आप मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट भी तो करना है, तो दोबारा रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी, उसमें मशीनरी अकाउंट कितना होगा, पहले से 2 लाख था, 2 लाख माइनस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब वैल्यू कम करनी है, तो माइनस कर देंगे 40,000, तो वहां पे आ जाएगा 1,60,000। क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये जो आपने महसूस किया उसका आपने काम कर दिया। हाँ, जर्नलाइजिंग के बाद हमने लेजर पोस्टिंग भी कर दी, हो गया काम कंप्लीट। क्लियर, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज पुरानी बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1 लाख के, कितने, 1 लाख। क्लियर। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने बोला है क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 40,000 या 30,000 ले लेते हैं, कितना, थोड़ा सेप अलग से 40 पहले भी यूज हो गया ना। तो क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 30,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड और क्लेम्ड। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 30,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड और क्लेम्ड। ठीक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, हर लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट ऑलरेडी बुक्स में क्या है, क्रेडिट है, कितना, 1 लाख। क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए से क्रेडिट ऑलरेडी हैं। अब पता चल रहा है उसमें से 30,000 के जो या 30,000 के जो क्रेडिटर्स हैं आर नॉट लाइकली टू बी पेड और क्लेम्ड, कि भाई अब इनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर। अब एज एन अकाउंटेंट आप इसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड में क्या महसूस कर रहे हो, यार एक लाइबिलिटी है, जो क्रेडिटर्स से एक लाइबिलिटी है ना, एक लाइबिलिटी है, अब उसको फ्यूचर में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या वो लाइबिलिटी कम नहीं हो जाएगी। तो जिस लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट था तो उसको कम करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करोगे। भाई क्रेडिटर को पेमेंट 30,000 के क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 30। अब क्रेडिटर्स कम हो गए तो क्या पेमेंट कर दी, क्या ऐसे कैसे लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कैसे कम होती, जनरली कोई पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगी। यहाँ हम क्रेडिटर को डेबिट करके कम तो कर रहे हैं बट क्या कोई पेमेंट करी, क्या पेमेंट नहीं करी। वो यार बिना पेमेंट करे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कम हो गई, ये तो फायदा हो गया। क्या हुआ, फायदा हुआ कि नहीं, महसूस हो रहा है फायदा। किसी की कोई देनदारी आपके सिर पर हो, वो खत्म हो जाए या कम हो जाए पर पेमेंट एक भी ना करनी पड़ेगी, तो फायदा है। तो जब भी फायदा होगा तो कहाँ जाएगा,
इस सिचुएशन में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा फिर 30,000। अब इसके लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसमें हमने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने 30,000 और क्या लिख दिया, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, हो गया। और दूसरा इफेक्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो जब रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी वहां पे क्रेडिटर्स पहले 1 लाख थे, अब 30,000 तो हमने डेबिट करके कम कर दिए, तो वो माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचे 70,000, वो आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आ जाएंगे। हो गया प्रोसेस कंप्लीट। आइडिया लग गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ में ही रिवाइज बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट दिखाते जाओ। ठीक, तो अब ये पता लगा जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे एज एन अकाउंटेंट आपका काम क्या होता है, आपको बेटे हो रहा रिवाइज, तो आपका काम क्या होता है, जब भी कभी रिकंस्टिट्यूशन होगा, चाहे एडमिशन हो, आपस में चेंज करें, रिटायरमेंट डेथ हो, पहला काम क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्लियर? उसके बाद क्या बनेगी, रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी। दोनों का आइडिया लग गया? क्लियर? तो अब अगर इसको देखते हैं कि सपोज इतना ही डाटा था या यही एसेट्स और लायबिलिटीज थी जिनकी रिवैल्यूएशन हो रही थी। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया तो उसको क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे इस सिचुएशन में जो 3 चीज़ें हमने डील की उसमें हमें पता लगा कि रिवैल्यूएशन ये जो भी हुआ एसेट लायबिलिटी की बात हो रही थी उसमें हमने देखा 2 बार हमें फ़ायदा हुआ था, है ना। एक बार कब, जब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही थी, और एक बार कब, जब लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही थी। तो टोटल हमें फ़ायदा हुआ कितना, 50,000 का। क्लियर है ना। अब क्रेडिट वाली साइड 50 है, डेबिट में कम है, तो 50 जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं बैलेंस को क्लोज करेंगे। दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो कोई फायदा कोई नुकसान, नेट जो रिजल्ट निकला भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना फायदा हुआ उतना नुकसान हुआ। पर हमने देखा यहाँ पे फायदा 50 का हुआ पर नुकसान एक ही जगह हुआ, कब, 40,000, जब मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी। पर वो नुकसान कितना हो रहा था, 40। तो टोटल इस पूरे प्रोसेस में जब रिवैल्यूएशन टोटल हुआ है ना, उस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि फर्म को 50,000 का फायदा हुआ और 40,000 का नुकसान हुआ। तो नेट रिजल्ट क्या निकला, 10,000 फर्म फायदे में रही। पूरे रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में 10,000 क्या निकल के आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या निकल के आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर? और डेफिनेटली ये जो रिवैल्यूएशन का नेट रिजल्ट निकल के आएगा, चाहे प्रॉफिट या लॉस, किसको मिलना चाहिए, इस पे किसका हक है, डेफिनेटली इस प्रॉफिट पे किसका हक है, ओल्ड पार्टनर्स का। किसका, ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आ गया? ठीक है, जो पहले से पार्टनरशिप में थे, क्योंकि पुरानी वाली बैलेंस शीट को रिवैल्यू किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो इस पे जो भी राइट बनेगा किसका बनेगा, ओल्ड पार्टनर्स। और कौन सी रेशो, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ में आ गई बात है? तो जो भी यहाँ पे कौन थे ओल्ड पार्टनर्स, तो जो भी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन वो ट्रांसफर किया जाएगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नहीं दी तो इक्वल। क्लियर? तो यहाँ पे दे देंगे 2A's कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी होगा सिचुएशन के हिसाब से, 2B's कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है? अब यहाँ पे तो जैसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं की थी तो इक्वल मान लेते हैं, तो 5,000 दोनों को मिल, अगर लॉस हुआ तो इस साइड आएगा ना, हाँ लॉस आएगा तो बैलेंस उसका क्रेडिट वाली साइड निकलेगा। क्लियर है? आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था। यस सर। एक मेरे वीडियो में मैंने कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, वो मैं अपलोड करूंगा, आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। वैसे 11th का अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो डेफिनेटली आपको आता ही होगा तो कि कैपिटल अकाउंट भी एक जनरल सिंपल लेवल पोस्टिंग की अदर लाइक अदर अकाउंट्स, इट्स क्वाइट ईजी। फिर भी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा इसको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका टॉपिक आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज के अपने इस प्रयास को यहीं पे समाप्त करते हुए उम्मीद करते हैं कि आपका हमें भारी समर्थन मिलेगा, हमारी हौसला अफजाई करेंगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभी एग्ज़ाम टाइम पे इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद जी।